अस्सलाम वालेकुम सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें दुआ के साथ कि अल्लाह जिसे तू आसानी दे दे उसे कोई मुश्किल में नहीं डाल सकता। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। बुलेटिन का आगाज करें। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आटे की कीमत कम करने से इनकार करते हुए पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स बंद कर दी। आटे का बहरान पैदा होने का खदशा हो गया। फ्लोर मिल्स की जिला इंतजामिया और महकमा फूड के छापों के खिलाफ हड़ताल जारी है, जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और सेक्रेटरी खुराक के माबैन हड़ताल के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। सेक्रेटरी खुराक का कहना है कि फ्लोर मिल्स से कहा है कि वो आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त करें, लेकिन मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत कम करने से इनकार कर दिया है। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि इस वक्त गंदम की कीमत 1600 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। इस हिसाब से आटा 805 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फ्लोर मिल्स की गंदम की सूबे भर में नकलो हमल पर आयद पाबंदी खत्म करे और इंतजामिया मिल्स मालिकान को हरासा करने और छापों का सिलसिला भी बंद कर दे। पंजाब से आटे की तहसील बंद होने की वजह से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आटे की किल्लत पैदा हो गई है। हमारे साथ अवैस महमूद मौजूद है। बताइएगा अवैस महमूद। हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में एक बार फिर आटे का बहरान जो है वो सर चढ़ कर बोलने शुरू हो चुका है, जबकि इसकी बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि पंजाब से गंदम की तरसील जो है वो बंद कर दी गई है, जिससे जो आटे की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है। जबकि फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से गंदम ना मिलने की वजह से वहाँ फ्लोर मिल जो है खैबर पख्तूनख्वा के तमाम फ्लोर मिल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, गैर मुअय्यन मुद्दत तक जो बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आटे की जो किल्लत है वो बढ़ चुकी है। जबकि मैं इस वक्त एक पेशावर के एक सबसे बड़ी मार्केट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है वो आटा मौजूद है, लेकिन स्टॉक जो है वो कुछ दिनों का है, जिसकी वजह से जो है वो अगर फ्लोर मिल वालों ने हड़ताल ख़त्म नहीं की और आटा देना शुरू न किया तो ये जो स्टॉक है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे जो शहरी हैं उससे वो भी काफ़ी जो है वो परेशान दिखाई देंगे। जबकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पंजाब से जो तरसील है वो बंद कर दी गई है गंदम की, जिसकी वजह से आटे का बहरान जो है शदीद किल्लत जो है वो पैदा हो गया है। जबकि इसी वजह से जो दुकानदार हैं उनका वज़ीर आला से यही अपील है कि जल्द से जल्द जो है वो तरसील शुरू की जाए, फ्लोर मिल को जो है वो गंदम दी जाए ताकि जो आटे का बहरान है उस पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना के मरीजों में तेजी आ गई। 24 घंटे में 1841 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 43,966 हो गई। मजीद 36 अमवात के बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 939 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदादशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1841 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 15,976, सिंध में 17,241, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820, गिलगित बल्तिस्तान में 550, जबकि इस्लामाबाद में 1,034 और आजाद कश्मीर में 115 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 4,292 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,957 नए टेस्ट किए गए। अब तक 12,489 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 36 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 939 हो गई। सिंध में 280, पंजाब में 273, खैबर पख्तूनख्वा में 334, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 38 और इस्लामाबाद में 9 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद सिंध में भी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। सईद गनी कहते हैं शॉपिंग मॉल्स और बाजार ना खोलने पर हमारी सरजनिश हो रही है। हैरत है, लोगों को बच्चों की सेहत से ज्यादा नए कपड़ों की फिक्र है। सूबे में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने का वक्त शाम 5 बजे तक ही रखा जाएगा। ट्विटर पर अपने पैगाम में सईद गनी का कहना था कि उन्हें हैरत हो रही है, लोगों को बच्चों की सेहत से ज्यादा नए कपड़ों की फिक्र है। कल खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में जगह कम या डॉक्टर्स कम होने पर भी सरजनिश की जाएगी। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि पूछना यह था कि अगर स्कूल्स में कोरोना नहीं आता तो वो भी खोल देते हैं, क्योंकि बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रही है और तालीम कम अज कम नए कपड़ों से ज्यादा बेहतर है।
मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है हुकूमतों की सारी प्लानिंग फेल हो रही है, उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से अदालत को मुदाखलत करना पड़ी। कराची में फलाही तंजीम की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से एहतियात देने की तकरीब के मौके पर वसीम अख्तर ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वह आवाम को SOPs पर मुनज़्ज़म करती। मार्केट्स कम वक्त खोलने के बायस रश में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि कराची में मुंतखब लोगों को तमाम कामों से दूर रखा गया। जिन लोगों का काम है उन्हें नहीं करने दिया जाता तो अदालत को मुदाखलत करना पड़ती है। कराची में सील की जाने वाली ज़ैनब मार्केट और गोल प्लाजा खोल दिया गया। दुकानदार कहते हैं हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को भी उसमें ताउन करना चाहिए। कराची के इलाके सदर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील की जाने वाली मार्केटों को असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में खुलवाया। मार्केट्स खुलवाने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराना मार्केट्स कमेटी का काम है। इस तरह मैंने गुजारिश की कि ये तय कर दिया गया है कि बाहर एक टेंट मौजूद रहेगा और मखसूस तादाद के लोग अंदर जाएंगे मखसूस टाइम के लिए। जब वो मुकम्मल कर लेंगे अपनी खरीदारी, मार्केट एसोसिएशन अपनी तरफ से वो बंदे मुकर्रर कर देगी जो कि अंदर मार्केट को मॉनिटर कर रहे होंगे, कस्टमर्स को मॉनिटर कर रहे होंगे। जब वो अपना एक मखसूस टाइम गुजार चुके होंगे, चीज़ें अपनी खरीद चुके होंगे, तो उनसे कहा जाएगा आप बाहर तशरीफ ले जाएं। एग्जिट गेट से वो बाहर जाएंगे और एंट्री गेट से दूसरे लोग जो हैं वो अंदर आएंगे। ताजरों का कहना है कि हुकूमती करेंगे, जितना हो सकेगा हम तो कोशिश अपनी उतनी करेंगे कि सोशल डिस्टेंस के और मास्क लगाने का बोले हम। बाकी कस्टमर समझता नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं। भाई शहरियों से हम ताउन कराएंगे इंशाल्लाह और वो शहरी कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ। हमें ताउन कराना पड़ेगा अब, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें जो SOPs दिए उसके लिए हम ताउन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ बगैर मास्क के किसी को अंदर नहीं जाने देना है और सैनिटाइजर हमारा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, सबके हैंड वॉश कर रहा है। हाँ इंशाल्लाह अब तो होगा, तो अब सब भी ख्याल करेंगे इस चीज़ का। अभी तक तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अमल हो रहा है भाई, मगर हम मीडिया के थ्रू ये मैसेज आवाम को पहुंचाना चाहते हैं कि वो थोड़ा सा अवेयरनेस लें इस मामले की, कोरोना वायरस की, और जो है अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आएँ, शॉपिंग करने आए तो, और जो SOPs गवर्नमेंट ने बोली उसको फॉलो करें। हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर चंद रोज कबल ज़ैनब मार्केट, मदीना शॉपिंग मॉल और गुल प्लाजा को सील किया गया था। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची। पंजाब हुकूमत की ताजरों के लिए थी। पंजाब हुकूमत ने 3 दिन का सख्त लॉकडाउन खत्म करने का फैसला कर दिया। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। फितर करीब आते ही पंजाब हुकूमत ने ताजरों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला कर लिया। ताजरों की जानिब से हफ्ते में 4 दिन मार्केटें खोलने को खुश आइन तो करार दिया गया था, मगर SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर रहा। पंजाब हुकूमत ने 3 दिन का सख्त लॉकडाउन भी नरम करने का फैसला कर लिया। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को भी बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। औकातकार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही रहेंगे। कारोबारी इदारों के लिए SOPs पर सख्ती से नफाज होगा। इससे कबल SOPs पर अमल दरामद न करने के बाइस अरबाब इख्तियार की जानिब से लाहौर की शाह आलम मार्केट समेत मुतअद्दिद बड़ी मार्केट्स और दुकानें सील की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब कोरोना वायरस भी पंजाब में मुकम्मल पंजे गाड़ चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में कोरोना वायरस के 762 नए केसेस आने से मरीजों की तादाद 15,346 हो गई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के 503 नए मरीज सामने आने से मरीजों की तादाद 7,671 तक जा पहुंची। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद केस की समाअत। अदालत ने शॉपिंग मॉल समेत तमाम कारोबार खोलने का हुक्म दे दिया। हफ्ता इतवार को कोरोना कहीं चला जाता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, छोटे ताजिर कोरोना की बजाय भूख से मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। इस दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल और तमाम एडवोकेट जनरल्स ने दलाल दिए। SOPs का तस्करा हुआ तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जिन छोटी मार्केटों को खोला गया वो कौन सी हैं। क्या ज़ैनब मार्केट, राजा बाजार, तारिक रोड और सदर का शुमार छोटी मार्केटों में होता है? चीफ जस्टिस ने कहा, छोटे ताजिर कोरोना की बजाय भूख से ही मर जाएं। क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरब से निकलता है? क्या कोरोना ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ता और इतवार को नहीं आएगा? अदालत ने मार्केटें और कारोबारी सरगर्मियों को हफ्ता इतवार बंद करना आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ताजिरों से बदतमीजी करनी है, न रिश्वत लेनी है। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते, क्या दूसरे लेना चाहते हैं?
अवाम हुकूमत के गुलाम नहीं है। अदालती इस्तफसार पर एडवोकेट जनरल सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा ने शॉपिंग मॉल से मुतालिक पॉलिसी बताई तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शॉपिंग मॉल्स को बंद रखने की क्या मंतक है। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि बाकी मार्केट्स खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाज है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, लोग रोजाना कमा कर ही खाना खा सकते हैं। क्या किसी को मालूम है 2 माह बाद कितनी बेरोजगारी होगी? क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा अरबों का सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना का इलाज सिर्फ कमरे में बंद करना है। क्या कमरे में बंद होने पर 25 लाख रुपए खर्च होते हैं? अभी डेंगू आएगा और 50,000 मर जाएंगे। सरकारी अस्पताल में कोरोना मुस्बत, निजी में मनफी निकलता है। जिसे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। पैसा वहाँ खर्च हो रहा है जहाँ लगा नजर भी नहीं आ रहा। महकमा सेहत में काली भेड़ें मौजूद हैं। सबसे 3rd क्लास अद्वियात सरकारी अस्पतालों में होती हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि हाजी कैंप करेंटीना मरकज पर कितना पैसा खर्च हुआ। मेंबर NDMA ने जवाब दिया, हाजी कैंप करेंटीना पर 59 मिलियन खर्च हुए। हुकूमत की तरफ से सिर्फ 2.5 अरब रुपए मिले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि करेंटीना मराकज पर इतना पैसा कैसे लग गया? क्या करेंटीना मराकज के लिए नई इमारतें बनाई जा रही हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तकरीबन 200 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। हर आदमी पर 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये सिर्फ NDMA का बजट है। बाकी सूबों और इदारों को मिलाकर 500 अरब रुपए बनेगा। अगर हमारे मुल्क में 500 से 800 लोग मर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? ये पैसा ऐसी जगह चला गया है जहाँ से जरूरतमंदों को नहीं मिल सकता। एक मरीज पर लाख रुपए खर्च होने का क्या जवाज है? कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठाकर ले जाए। टिड्डी दल के लिए NDMA ने क्या किया है? टिड्डी दल आइंदा साल मुल्क में फसलें नहीं होने देगा। सनतें फाल हो जाएं तो ज़राई शोबों को इतनी जरूरत नहीं रहेगी। सनतें मुल्क की रीढ़ की हड्डी थी। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, मुझे नहीं लगता कोरोना पर पैसा सोच समझ कर खर्च किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, कोरोना के हवाले से अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? मेंबर NDMA ने जवाब दिया, हमारे पास 25 अरब रुपए मुख्तस हुए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 25 अरब तो आपको मिले हैं, सूबों को अलग मिले हैं। एहसास प्रोग्राम की रकम अलग है। 500 अरब रुपए कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाएगा। इतनी रकम लगाने के बाद भी अगर 600 लोग जहाँ बाग हो गए तो हमारी कोशिशों का क्या फायदा? वजारत सेहत की जानिब से मुख्तस करदा ग्रांट नहीं मिली। NDMA ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। NDMA ने कोरोना अजखुद नोटिस केस में 123 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए किए गए इकदामात और सरहदों पर करेंटीना मराकज के हवाले से तफसीलात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वजीर आजम ने NDMA के लिए 25 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए। वजारत सेहत की जानिब से 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए जो ताहाल जारी नहीं किए गए। NDMA को एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से 8 अरब रुपए जबकि चीनी हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। NDMA इमदाद सिर्फ सामान की सूरत में वसूल करती है, नकद रकम की सूरत में नहीं। इमदाद का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त कर चुके हैं। NDMA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तफ्तान पर 1300 अफराद, चमन में 900 और तुरखम पर 1200 अफराद को रखने की गुंजाइश है। तफ्तान में 600 से 202 कमरे तकमील के करीब हैं। तुरखम पर करंटीना मरकज के लिए 300 कमरे तामीर कर लिए गए हैं। इसके अलावा तुरखम पर 1200 इजाफी कमरे तामीर करने के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। लोकल मिलिट्री अथॉरिटी ने टेंट विलेज की सूरत में 1300 कमरों की सहूलत फराहम की हुई है। पाकिस्तान रेलवेज ने भी 2 ट्रेनें बतौर करंटीना मुख्तस कर रखी हैं। अथॉरिटी के मुताबिक मजीद कमरों की जरूरत नहीं है। खबर दें आपको, विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चीफ रिपोर्टर ओम शिराजी हमारे साथ मौजूद है। ओम शिराजी, बताइएगा किन निकात का जायजा लिया जाएगा? जी अस्सलाम, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 12 बजे होगा। वफाकी काबीना लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लेगी और साथ में जो गुज़िश्ता रोज एक अदालती फैसला आया है उसमें भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काबीना को इलाकाई अमन खित्ते की सूरत हाल और आलमी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्क की सियासी, माशी सूरत हाल और पार्लिमानी मामला पर बात करेगी। अगर काबीना के जो एजेंडा है उसकी बात की जाए तो वफाकी काबीना की कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी काबीना मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का जायजा देगी। काबीना पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड की तकर्री की मंजूरी देगी। काबीना पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज पॉलिसी बोर्ड की तकर्री की भी मंजूरी देगी। इस्लामाबाद हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान में पर बजट कमेटी तैनात करने का मामला भी वफाकी काबीना के एजेंडे का हिस्सा है। उसके साथ साथ एजेंडे की बात करें तो इर्सा की जानब से इर्सा की जानब से पानी के बहाव की टेलीमेट्रिक के जरिए मॉनिटरिंग की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया ओम शिराजी।
हुकूमत की इजाजत के बावजूद पंजाब में ट्रांसपोर्ट बहाल नहीं हुई। परदेसी अपनों में ईद मनाने के लिए बस अड्डों के चक्कर लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में SOPs की खिलाफ वर्जी और जायद किरायों की वसूली की जा रही है। हुकूमती कवायद पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया मुकम्मल तौर पर न चल सका। खैबर पख्तूनख्वा में बसें चल पड़ी, SOPs पर अमल दरामद न हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए की भी वसूली। सिंध का ईद से कबल ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार। बलोचिस्तान में भी फैसला न हो सका। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। ताहम एक धड़े ने हुकूमती SOPs तस्लीम करने से इनकार करते हुए गाड़ियां न चलाने का ऐलान किया है। लाहौर से बसें मंजिल की जानिब रवाना न हो सकी। लारी अड्डे पर 1-2 बसों के अलावा कोई बस मौजूद न थी। हू का आलम था, मुसाफिर आए और वापस लौट गए। फैसलाबाद में बस अड्डों पर आने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर परदेसियों ने शिकवे का इजहार किया। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रांसपोर्ट न चली। हर अड्डे पर वीरानी छाई रही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बसों का पहिया चल पड़ा। एक धड़े ने बसें चला दी। SOPs पर अमल दरामद न हो सका। मुसाफिरों से डबल किराए भी वसूल किए जाने लगे। सिंध हुकूमत ने ईद से पहले ट्रांसपोर्ट न चलाने का ऐलान किया है। बलोचिस्तान में भी बसें चलाने का फैसला न हो सका। हुकूमत की इजाजत के बावजूद सादिकाबाद में दूसरे रोज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चल सकी। ईद आबाई इलाकों में मनाने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आसिफ अमान हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा आसिफ अमान, किन परेशानियों से दो चार हैं जाने वाले लोग? मौजूद हूँ सादिकाबाद के निजी बस टर्मिनल पर। अगर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो आज दूसरे रोज भी ट्रांसपोर्टर ने जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद रखी हुई है। ट्रांसपोर्टर का क्या मुतालबात है, हमारे साथ निजी बस कंपनी के मैनेजर मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। सबसे पहले सच TV का मशकूर हूँ कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा किया। दूसरी बात यह है कि 19 मार्च से पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्ट बंद है। तो जहाँ दुनिया में हज़ारों हलाकतें हुई हैं, लाखों पेशेंट्स हैं, वहाँ पर भी किसी मुल्क ने अपनी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की। ट्रांसपोर्ट बंद होने से हर तबका परेशान है और हर तबके के मसाइल में इजाफा हुआ है। तो जहाँ पर SOPs हुकूमत ने जारी किए हैं, वो ट्रांसपोर्टर्स के साथ अगर मिलकर SOPs बनाते, उनकी जो उनके मुतालबात हैं उसको भी मद्देनज़र रखते, तो बेहतर हाल यही था इसका ना। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर के अपने मसाइल हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से 20% जो किराए में कमी की गई है, उनका कहना है कि अगर इसे वापस लिया जाए तो तमाम तरह SOPs के मुताबिक हम ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाने के लिए तैयार हैं। जी, मुल्क में ट्रेन सर्विस कल से जुज़वी तौर पर बहाल कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर में ट्रेन सर्विस बहाल करने का ऐलान करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर कल से 30 ट्रेन चलाई जाएंगी और हालात साजगार रहे तो 1 जून से तमाम ट्रेन बहाल कर देंगे। ट्रेन का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। SOPs पर अमल दरामद के लिए आज तमाम स्टेशन पर रिहर्सल की जाएगी। ट्रेन में सवारी आधी कर दी गई है और किराए में इजाफा नहीं किया गया। वफाकी वजीर बराए रेलवे ने अवाम से मुसाफिरों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन न आने की इल्तिजा करते हुए कहा कि सिर्फ मुसाफिर रेलवे स्टेशन आए और मास्क लगाकर आए। SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो डिवीजनल हेड के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों की तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुल गए। ईद से चंद रोज कबल शॉपिंग मॉल्स 24 घंटे खोलने की इजाजत मिलते ही बाजारों में आवाम का सैलाब उमड़ आया। SOPs की धज्जियां बिखेर दी। ईद के करीब आते ही इस्लामाबाद के तमाम शॉपिंग मॉल्स और रिटेल आउटलेट्स को पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत मिल गई। छोटी बड़ी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, हुज्जाम की दुकानें ईद और ईद के बाद भी खुली रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़ है कि इजाजत ताजरों और अवाम के एहतियाती तदाबीर की SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है, लेकिन बाजारों और मार्केट्स की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। दुकानों में वर्कर्स और ग्राहकों के लिए हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर्स की फराहमी, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजिम होगा। किसी भी ग्राहक को बगैर मास्क दुकान या शॉपिंग मॉल में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। उधर पंजाब हुकूमत ने भी अदालत उज़्मा के हुक्म पर तमाम शॉपिंग मॉल्स खोल दिए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शॉपिंग मॉल 24 घंटे खुले रहेंगे, ताहम मार्केटों को शाम 5 बजे तक खुली रखने की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने भी अदालती फैसले पर अमल दरामद का इशारा दिया है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पूरा हफ्ता मार्केट खोलने के हुक्म पर अमल दरामद के पाबंद हैं। हफ्ते और इतवार को मार्केटें खोल देंगे। इंतजामिया की जानिब से शॉपिंग मॉल्स को खोलने के अहकामात मिलने की देर थी। इस्लामाबाद में शहरियों का हुजूम उमड़ आया। न ही मास्क, न ग्लव्स, न ही दुकानदारों की जानिब से सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी।
لاک ڈاؤن کے دوران صبر کا مظاہرہ کرنے والے شہریوں نے شاپنگ مالز کے کھولنے کے احکامات جاری ہوتے ہی تمام SOPs کی دھجیاں اڑا دی. نہ سماجی فاصلہ، نہ ماسک، نہ گلوز اور نہ ہی کوئی سینیٹائزر کا انتظام. ایسے لگتا ہے جیسے کبھی لاک ڈاؤن تھا ہی نہیں. شہری کورونا کی موجودگی کو ماننے سے انکاری ہیں. کہتے ہیں سوشل میڈیا نے ایسے ہی بلا بنا رکھا ہے. صرف سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت زیادہ جو ہے وہ کورونا نے عوام کو لپیٹا ہوا ہے. جب انسان گھر سے باہر نکلتا تو ایسے معمولیاتی زندگی بالکل نارمل چل رہی ہے، کوئی بھی ایسا جس طرح کا نہیں ہے. دکانداروں نے غلطی مانتے ہوئے سدھارنے کی حامی بھر لی. آج ہی ہماری شاپس کھلی ہیں اور وہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ کھل جائیں گی، تو بس ایسے ہی فی الحال تو نظام چلا رہے ہیں. اللہ کا اپنی انتظام سیفٹی کے کر رہے ہیں، باقی سینیٹائزر کا نہیں کر پائے. یہ سیدھی سی بات ہے. اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں لیکن لوگوں کو مطلب اس معاملے میں میں یہی کہوں گا 70 to 80% لوگوں کو یہی پتہ ہے. آگے سے ہمیں بڑا فٹ جواب ملتا ہے کہ یہ آپ کے خاندان میں کوئی کورونا کا پیشنٹ آیا ہے، آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں جی سب ایک بکواس ہے. اگر احتیاط نہ کیا گیا تو منہ زور کورونا مزید پھیلنے کا خدشہ ہے. اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد شہری بڑی تعداد میں شاپنگ مالز کا رخ تو کر رہے ہیں، لیکن کوئی SOPs فالو کرتے نظر نہیں آتے. نہ ہی گلوز کا استعمال کیا جا رہا ہے، نہ ہی ماسک، نہ ہی شاپنگ مالز کی جانب سے کوئی سینیٹائزر کا انتظام کیا گیا ہے. کیمرامین حسین بلغاری کے ساتھ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد. ملک بھر کی طرح لاہور کے بازاروں میں بھی رش بڑھ گیا. خریدار اور دکاندار دونوں مارکیٹس اور بازاروں کے اوقات کار بڑھانے کا مطالبہ کرنے لگے ہیں. رپورٹ کریں گے وقار حسین. عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے. انارکلی بازار میں خریدار جوگ در جوگ شاپنگ کر رہے ہیں. شام 5 بجے مارکیٹیں بند ہونے کی وجہ سے بازاروں میں دن میں رش بڑھ جاتا ہے. خریداروں نے مہنگائی میں اضافے کا شکوہ اور مارکیٹوں کے اوقات کاٹ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے. میکسیمم 5 بجے تک کھولا گیا ہے سب، لیکن تھا کہ ایک ٹائم ہے جس کی وجہ سے جس کے میں تنگی آنے میں 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں بندے کے، جس کی وجہ سے ہمیں بس یہی ہے کہ ٹائم بڑھایا جائے. خریداروں کا کہنا تھا کہ اس بار کورونا وائرس نے ان کی عید کی خریداری کو شدید متاثر کیا ہے. SOPs پہ چل رہے ہیں، ماسک اب میں نے پہنا ہوا ہے، SOPs پہ چل رہے ہیں. 5 بجے والا ہے، اس کو تھوڑا ٹائم کو آگے کرنا چاہیے. ہم یہی کہیں گے کہ تاکہ جو عوام نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے، عوام نے نہیں باز آنا، عوام نے نکلنا ہے، تو لہذا ٹائمنگ کا تھوڑا اس کو شیڈول آگے کیا جائے. خریداروں کا کہنا تھا کہ طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس بار بازاروں میں ورائٹی بھی کچھ خاص نہیں. ہمیں اپنی لائف میں نا چینجنگ لانی چاہیے، ہمیں اپنی لائف میں ڈسپلن لانا چاہیے، ہمیں اپنی لائف کے لیے سادگی اختیار کرنی چاہیے. دکانداروں کا کہنا تھا کہ گرمی کی وجہ سے خریداروں کا بازاروں میں رش کم ہے. دھوپ میں کسٹمر آنے سے بھی پریشان ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ ٹائم تھوڑا بڑھے گا، ہمیں بھی ریلیف ملے گا، سکون ہو جائے گا، کام جو ایزی کر لیں گے، رش کم ہوگا. اگر بازاروں کے اوقات کار میں اضافہ ہوا تو یقینی طور پر بازاروں میں مزید رش بڑھ جائے گا. دکانداروں کے ساتھ ساتھ خریدار بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دکانوں کی ٹائمنگ 5 بجے سے بڑھائی جائے تاکہ وہ بآسانی بازاروں میں آ کر عید کے لیے خریداری کر سکیں. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور. فیصل آباد میں لاک ڈاؤن کھلتے ہی خواتین کا آپریشن خریداری شروع ہو گیا. بازاروں میں رش بڑھنے سے کورونا کے خطرات بھی بڑھنے لگے. نہ ہی ماسک کا استعمال، نہ ہی سماجی فاصلہ، حکومتی SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. علی گوہر رپورٹ کریں گے. شہریوں کی جانب سے آپریشن خریداری شروع ہو گیا. خواتین کی بڑی تعداد انارکلی بازار، بوانا بازار اور ریگل روڈ پر موجود ہے. سرکاری احکامات اور SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. نہ تو اپنی زندگی کا خیال کیا جا رہا ہے، نہ ہی دوسروں کی زندگی کا. حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے SOPs بالکل یہاں فارغ نظر آتے ہیں. شہریوں کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں. بازار میں جائیں، جیسے انارکلی بازار ہے، جنگ بازار ہے، جیسے بازار میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج میلہ لگا ہوا ہے، جیسے آج کے بعد دوبارہ بازار نہیں کھلنا. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج ہی ساری جو زندگی کا خریداری شاید آج ہی کر لیں. پولیس کی گاڑی میں دیکھیں، وہاں اس میں 12-14 لوگوں کو ڈال لیتے ہیں. یہ ساری جگہوں پہ قوم بھی SOP پہ عمل کرے، محکمے بھی SOP پہ عمل کرے. یہ عوام لاک ڈاؤن کے دوران ہی رکی تو یہ SOPs کا کیا خیال کرے گی؟ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو SOPs؟ اگر تو یہ حالات ہے، بیماری ہے، تو یہ تو بہت پھیلنے کا خطرہ ہے پھر جو حالات نظر آ رہے ہیں. ورنہ تو حکومتی کارکردگی وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی آپ کو، آپ کے سامنے ہی ہے. ہاسپٹل آئی تھی، صرف میں اپنی گاڑی تک جا رہی ہوں، کوئی خریداری نہیں کی، کوئی کپڑا نہیں، کوئی جوتی نہیں. زندگی ہے تو سب کچھ ہے، گھر میں رہنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے. سب سے پہلے مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ آیا کہاں سے جو اتنا رش ہے. ویسے تو عوام کہہ رہی ہے ہم مر گئے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، نہ دکانوں پہ کچھ ہے، نہ پلازوں میں کچھ ہے، نہ سینیٹائزر ہے،
न किसी किस्म के मामला था। इस तरह से देखें तो काफ़ी हालात बिगड़ सकते हैं। घर में तो रहना चाहिए, लेकिन आए कम मिकदार से आए और ज़्यादा हो के मास्क वगैरह और ग्लव्स का इस्तेमाल करें आके। ये देखें ना आपके सामने, जैसे डिफरेंट फासला होता है, मास्क लगाया, सैनिटाइजर रखा है हमने, बहुत ख्याल कर रहे हैं यानी कि इसका SOP का। फैसलाबाद के शहरियों का यह गैर संजीदा रवैया कोरोना को दावत दे रहा है। कोरोना के मरीजों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफा होने का खदशा बढ़ गया है। शहरियों को चाहिए कि वो गैर संजीदा रवैया तर्क करके SOPs पर अमल करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गोहर, साच न्यूज, फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अनोखी मंतिक। लॉकडाउन में नरमी के दौरान हुजाम की दुकान पर बाल कटवाना, दाढ़ी मुंडवाना समेत तमाम गैर जरूरी सर्विसेज की इजाजत नहीं होगी। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सी थी। कोरोना आने के बाद तब्दीली सरकार की बुखलाहट ने वफाक और सूबों में तमाशा लगा रखा है। कप्तान के खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात ने सबकी मुश्किल आसान कर दी। SOP बताते हुए बोले, हजाम की दुकान पर हजामत और दाढ़ी बनवाने समेत तमाम गैर जरूरी सर्विस बंद रहेगी। हजाम की जो दुकान है इसमें सिर्फ जरूरी सर्विस फराहम करने की इजाजत तो होगी, मतलब हेयर कटिंग करना, इसके अलावा शेव बनाना और दीगर गैर जरूरी सर्विस से इज्तनाब किया जाएगा। अब तुम ही बताओ कि हम बतलाएं क्या। गुजरांवाला के आर्टिस्ट को ताहाल पंजाब हुकूमत की ऐलान करदा इमदाद न मिल सकी, जिसके बायस 2 माह से घरों में महसूर आर्टिस्ट शदीद परेशान हो गए हैं। रईस खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। रईस खुर्शीद, बताइएगा आर्टिस्ट किन परेशानियों से दो चार हैं? बिल्कुल, कोरोना वायरस के बायस हर तबका मुतासिर है, तो वहीं गुजरांवाला के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम मौजूद है गुजरांवाला के नामवर आर्टिस्ट के घर पे। हम आपको इनका खूबसूरत काम दिखाते हैं। ये खूबसूरत फन पारे जो इन्होंने अपने हाथों से जो है तैयार किए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है, लेकिन इस वक्त इनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा, कोरोना वायरस के बायस किस किस्म की आपको मुश्किलात का सामना रहा है? बिल्कुल जी, 2 माह से जिस तरह पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से मुतासर हुए हैं लोग, इसी तरह आर्टिस्ट भी बहुत मुतासर हुआ है। तो हुकूमत पंजाब ने जो ऐलान किया है आर्टिस्टों के लिए माली इमदाद के लिए, तो उनको चाहिए कि उनके घरों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट हसास होता है, आर्टिस्ट किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि मुस्तहिक जो तबका है उसकी तरफ हुकूमत ने तवज्जो तो दी, लेकिन जो आर्टिस्ट हैं वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। लिहाजा पंजाब हुकूमत ने जो ऐलान किया था, जो वादा किया था, वो पूरा करे और इन तक जो है माली इमदाद पहुँचाई जाए। आगे ईद भी आ रही है। जी बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद। कोरोना के फैलाव से तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी बौखला गए। कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों की गजब जुगते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हलीम आदिल शेख और फिरदौस शमीम नकवी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। देखिए, सुनिए, लेकिन घबराना नहीं। कोई समझाए भाई, ईद के बाद क्यों, ईद से पहले क्यों नहीं? भाई या तो कहो कि कोरोना अगर कम होगा तो हम ट्रांसपोर्ट खोल देंगे, वो बात मेरी समझ में आती है। तारीख नहीं समझ में आती। और उवैस शाह अपने आप को काबिल कहता है। अरे वो 2000 बसें किधर चली गईं जो तुमने जुलाई में वादा की थी पिछले साल की? वो नासिर हुसैन शाह की 10,000 बसें किधर चली गईं? वो 2.5 महीने से जिस SOP में बैठे हो, पता नहीं वो भी 9 महीने के बच्चे की तरह निकलेगी 9 महीने बाद। एक दफा गलती से मुंह से निकल गया कराची का विजिट करते हुए WHO की टीम का कि जी वेल डन। वो आज तक घसीट रहे हैं भाई, दुनिया ने कह दिया, दुनिया ने कह दिया, खाक कह दिया दुनिया ने। आज WHO कह रहे हैं कि दूर फिटे हुए मुंह तुम्हारे कि तुमने कुछ भी नहीं किया सिंध के अंदर। मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत वेंटिलेटर पे है, आपको अपने लिए वेंटिलेटर्स चाहिए। आप करप्शन का शिकार होकर आपका सांस बंद हो चुका है खा खा के, इसलिए मैं समझता हूँ वेंटिलेटर मरीजों को तो देने नहीं है, कोई ऐसे वेंटिलेटर अब इजाद कराइए नकीब भाई जो इनके इस्तेमाल में आ सके जब ये करप्शन से इनके सांस बंद होने लगे हैं। शोला बयान। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चांद के बाद एक और महाज खोल लिया। कहा, मेरी बातों को तिब्बी माहिरीन नजूमी की बातें कहते हैं। कोरोना स्मार्ट लॉकडाउन, फवाद चौधरी और तिब्बी माहिरीन आमने सामने आ गए। कोरोना का दबाव बढ़ेगा, वफाकी वजीर ने स्मार्ट लॉकडाउन की हमायत कर दी।
طبی ماہرین نے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے نجومی کی باتیں قرار دی تھی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا اجتماعی مدافعت کا تصور انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہرگز نہیں اپنائی جانی چاہیے۔ وائرس پھیلنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹرانسمیشن کی رفتار کا پتہ ہو، اجتماعی مدافعت کے لیے انفیکشن کا ہونا ضروری ہے۔ وزیر صاحب کے پاس ایسے کوئی اعداد و شمار موجود ہی نہیں۔ جی السلام علیکم۔ امیونٹی بیسکلی مدافعاتی نظام ہے آپ کی باڈی کا انٹرنل سسٹم جو جراثیم کو یا وائرس کو کے خلاف قوت رکھتا ہے، اور یہ اسی وقت بنتا ہے جب وہ وائرس یا وہ جراثیم آپ کی باڈی میں جائے، انفیکشن پیدا کرے تو آپ کی جسم اس کے اندر قوت بنا لیتی ہے اگلی دفعہ سے لڑنے کے لیے۔ فواد چودھری نے وزیراعظم کی سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو مسئلے کا حل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر احتیاط کے بغیر لاک ڈاؤن کھولا گیا تو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ کورونا وبا کیا آئی، دیگر بیماریاں تو جیسے ملک سے ختم ہی ہو گئیں۔ امراض قلب، گردے کے امراض سمیت دیگر خطرناک بیماریوں کے مریض دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ کم از کم نبض دیکھ لیں، بلڈ پریشر اور ECG ہی کر لیں، مریض منتیں کرنے پر مجبور۔ عالمی وبا کے باعث دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض رل گئے۔ جڑواں شہروں میں کووڈ-19 کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ایک اور بحران سر اٹھا رہا ہے، اور کورونا کے سوا دیگر بیماریوں کے لاکھوں مریضوں کو علاج میسر نہیں، کیونکہ زیادہ تر سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں نے اپنے دروازے ان کے لیے بند کر دیے ہیں، حتیٰ کہ انہیں شدید ضرورت میں داخل نہیں کیا جا رہا، اور سرجری کی اشد ضرورت ہونے کے باوجود وہ معطل کر دی گئی ہیں۔ جڑواں شہروں کے اسپتالوں میں پہنچنے والے مریض علاج کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ کورونا کے لیے مختص OPDs بھی مریضوں کو چند گولیاں دے کر گھروں میں بھیجنے تک محدود ہیں۔ کئی اسپتال مریضوں کے علاج سے قبل کورونا ٹیسٹ کروا کر، جس سے کئی دنوں تک مریض گھروں میں رپورٹ آنے کے منتظر رہ کر شدید ذہنی کرب کا شکار رہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں علاج کروا لینا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ سجاد۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد 48,87,929 ہو گئی، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,19,961 ہو گئی ہے۔ 19,04,684 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 48,87,929 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 3,19,961 تک جا پہنچی۔ دنیا بھر میں متاثرہ افراد میں سے 19,04,684 صحت یاب ہوئے۔ امریکہ میں 999 ہلاکتیں اور تعداد 91,967 ہوئی ہے۔ 15,50,105 متاثر ہوئے۔ روس میں مزید 91 اموات، تعداد 2,722 تک جا پہنچی۔ 2,90,678 متاثر ہوئے ہیں۔ اٹلی میں 99 ہلاکتیں اور تعداد 32,007 ہو گئی۔ 2,25,886 متاثر ہوئے۔ فرانس میں مزید 131 ہلاکتیں، تعداد 28,239 تک جا پہنچی۔ جبکہ ترکی میں مزید 31 ہلاکتیں، تعداد 4,171 ہو گئی۔ 1,50,593 متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت میں مزید 130 اموات، تعداد 3,155 ہو گئی۔ 1,03,40 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں مزید 57 ہلاکتیں ہوئی ہیں، تعداد 5,839 ہو گئی۔ 78,017 متاثر ہوئے ہیں۔ بیلجیم میں مزید 28 ہلاکتیں ہوئیں اور تعداد 9,080 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ترکی میں عید الفطر کی چھٹیوں کے موقع پر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا۔ 4 دن کا لاک ڈاؤن 23 مئی سے شروع ہوگا۔ اسکول ستمبر میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر کھولے جائیں گے۔ انٹرنیٹ اور ٹی وی کے ذریعے تعلیمی سرگرمیاں 19 جون تک جاری رہیں گی۔ ترکی میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد 1,05,593 تک جا پہنچی ہے، جبکہ وائرس سے اب تک 4,171 افراد کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1948 سے کشمیر اور فلسطین میں ظلم کی یکساں داستان رقم کی جا رہی ہے۔ ارض کشمیر سے سرزمین فلسطین تک اٹھنے والی مسلمانوں کی چیخ و پکار، عفت ماب خواتین، اسلام کے نام اور یتیم بچوں کی آہیں بے اثر ہو رہی ہیں۔ اغیار تو اغیار اپنے بھی خاموش ہیں۔ جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ کشمیر سے فلسطین تک عالم اسلام کے سینے پر بھارت اور اسرائیل مونگ ڈال رہے ہیں، لیکن بین الاقوامی افق پر کوئی طوفان نہیں اٹھ رہا۔
हर 400 सकूते मर्ग तारी है। फलस्तीन में इसराइल ने एक क़यामत बर्पा की हुई है और भारत ने कश्मीर में। फलस्तीनियों और कश्मीरियों का खून पानी से भी अर्जा हो गया है। हर रोज मासूम बच्चों से लेकर बेगुनाह नौजवानों और सफेद रेश बुजुर्गों तक, बल्कि हवा की इफ़्फ़त माब नौखेज बेटियों से लेकर बुजुर्ग खवातीन तक दोनों खित्तों में इंसानों के लाशें गिराए जाते हैं। शुहदा की तदफीन पर भी गोलियां चलाई जाती हैं। दोनों इलाके जबरो इस्तबदाद और इंसानी हकूक की पामालियों का शिकार हैं। कश्मीर में भारत जबकि फलस्तीन में इसराइल नस्लकुशी कर रहा है। अगयार दोनों की जमीनों पर बिलजबर और फौजी कुव्वत की बुनियाद पर काबिज हैं। इसराइल एक नाजायज और जबरी रियासत है जो फलस्तीनियों की जमीन हथिया कर एक साजिश के तहत वजूद में लाई गई है और अमेरिका, बरतानिया और भारत इसराइल की सरपरस्ती कर रहे हैं, जबकि भारत अपने ही हमप्यालों की हल्लाशेरी से मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर पर जबरी तौर पर और फौजी ताकत के बलबूते पर अपने जारहाना कब्जे और जारहाना तसल्लुत को मुस्तहकम करने के लिए कश्मीरियों पर सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। फलस्तीन और जम्मू और कश्मीर में यकसां मार्का बर्पा है। निहत्ते और बेबस अहले फलस्तीन और अहले कश्मीर को हथियार कोई नहीं देता। पत्थरों और गुलेलों से वो असलियत से लैस दुश्मनों के सामने सीना सुपर है। थकना, झुकना और बिकना दोनों की सरशत में शामिल नहीं। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस गासे फौजियों के खिलाफ फलस्तीनियों और कश्मीरियों ने अपने जिगरगोशों के लहू से कूचा और बाजार में चिराग जला रखे हैं। अगस्त 2019 में भारत ने मजलूम कश्मीरियों के हक शहरियत को पामाल कर दिया। जन्नत नजीर वादी के बासियों को अपने ही घर में बेघर कर दिया। फलस्तीन के रहने वालों के साथ अमेरिका ने ग्रेट डील के नाम से हाथ कर दिया, लेकिन मसनद इक्तदार पर बरजमान मुसलमान हुक्मरानों ने इस्लाम की ताबनाक तारीख पर मोटा गिलाफ चढ़ाकर तौके नसियान में रख दिया और डॉलर की पूजा में मगन है। इसलिए अर्ज़े कश्मीर से सरजमीन फलस्तीन तक दोनों मकबूजा इलाकों से उठने वाली मुसलमानों की चीखो पुकार, इफ़्फ़त माब खवातीन, इस्लाम के नाले और यतीम बच्चों की आहें उनके दिलों को नरम नहीं कर सकती। ईरान ने शाम के हक में आवाज उठा ली। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के मुस्तकिल मंदूब कहते हैं दुनिया को शाम की खुद मुख्तारी, सियासी आज़ादी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत का एहतराम करना चाहिए। तमाम गैर मुल्की कुव्वतों को शाम की सरजमीन से निकलना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरान के मुस्तकिल मंदूब शाम के हक में बोल उठे। कहते हैं गैर मुल्की अफवाद जिनकी मौजूदगी को शामी हुकूमत गैर कानूनी समझती है, उनको शाम की सरजमीन फौरी तौर पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमरीका की शाम में मौजूदगी एक मसला है। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की आड़ में शाम पर कब्जा जमा रहा है। उन्होंने शाम से मुतालिक ईरान के मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि शामी मसले का वाहिद हल सियासी तरीका अपनाना है। उन्होंने आस्ताना अमन अमल के मुख्तलिफ इजलासों में शाम की आइन साज कमेटी की हिमायत का जिक्र करते हुए इस कमेटी की सरगर्मियों की राह में हर किसी बैरूनी दबाव को हटाने की जरूरत पर जोर दिया। मोदी हुकूमत की इंसान दुश्मन कार्रवाइयों और नफरत अंगेज नजरियात से बेगाने तो नाला थे ही, अपने भी बेजार हो गए। अरसा दराज तक आरएसएस समेत इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों से वाबस्ता रहने वाले दलित रहनुमा ने हिंदू तंग नजरी का पोल खोल दिया। हिंदू रहनुमा ने बताया कि इंतहा पसंद किस तरह तारीखी हकाइक मसख करके मुसलमानों के खिलाफ नफरत को उभारने में मसरूफ हैं। 6 महीने होते होते हमें ये समझ में आने लगा कि ये जो हम इकट्ठा हो रहे हैं, ये केवल हम खेलकूद के लिए इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और खासतौर पर राष्ट्र की रक्षा के लिए कहा था। क्योंकि जब शाखा में जाते जाते 1 साल हो गया, हम लोग अपना गणवेश जो वर्दी होती है, हाफ पैंट और टोपी और लाठी और वो सब जब ले आए और हम छोटे मीटिंगों में भी तहसील स्तर पे जाने लगे, तब तक ये बातें खूब होने लग गई कि हमारे देश का जो बंटवारा किया है वो मुसलमानों ने किया है, ये आक्रांता है, आक्रमणकारी है। इनके आने से पहले देश बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था, हमारे यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी और दूध दही की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया था, गले में मालाएं पहनाई गई, भगवा पट्टियां बांधी गई, तिलक लगाए गए और हम बिल्कुल आत्म बलिदानी फिदाइनी दस्ते की तरह बन गए थे। हम गाना गा रहे थे उस वक्त, राम जी के नाम पे जो मर जाएंगे दुनिया में अपना नाम अमर कर जाएंगे। बिल्कुल मन में ये था कि कुछ भी हो, हमें बाबरी मस्जिद को तोड़ना है और उसके लिए चाहे हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बलिदान होगा भगवान श्री राम के नाम पर। और 1990 में नवंबर में बाबरी मस्जिद की वहां अयोध्या में मारे गए, उनकी सबकी अस्थियों को लेकर के अस्थि कलश यात्रा हमारे जिले में निकाली गई
और वो अस्थि कलश यात्रा जब मेरे घर में आई और मेरे गांव में उसके लिए खाना बना, तो जो लोग साधु संत और बाकी लोग आरएसएस के नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता, सेवा भारती के नेता उसके साथ आए हुए थे, उन लोगों ने मेरे घर में बैठ के खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आपको ये खाना लेकर पैक कर दीजिए, हम अगले गांव में जाके खाएंगे। साधु संत आए हुए, दूसरे लोग आए हुए हैं, ये नहीं खा पाएंगे आपके यहाँ, क्योंकि इनको पता चलेगा कि ये पता है कि ये दलित है, तो आपके घर इनको थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम अगले गांव में खिला देंगे। उनको पैक करके दिया और उन्होंने आगे जाकर के खाना खाने के बजाय फेंक दिया और किसी ब्राह्मण के घर में जाकर के उन्होंने नया खाना बनवाया और फिर उसको खाया। तो उस घटनाक्रम के बाद मैं आरएसएस से काफी दूर हो गया। इन तमाम दलित संघी स्वयंसेवकों को भी कहना है और आरएसएस के मुखिया से लगा करके सब लोगों को कहना है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो एक तथ्यात्मक आंकड़ा, एक लिस्ट जारी करे कि हमारी इतनी शाखाएं हैं, इतना स्वयंसेवक है देश भर में, और ये जो स्वयंसेवक है इतना परसेंट दलित है, इतना परसेंट आदि। नीलम झेलम प्रोजेक्ट ने नेशनल ग्रिड को 8 अरब यूनिट बिजली मुहैया करने का हदफ हासिल कर लिया। प्रोजेक्ट ने ये हदफ जुलाई और अक्टूबर 2019 में प्रोजेक्ट एरिया में भारतीय गोलाबारी और कोरोना की हालिया वबा के बावजूद हासिल किया। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। मेगावाट पैदावारी सलाहियत के हामिल नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने एक और अहम संग मील 969 अबूर कर लिया है। प्रोजेक्ट से नेशनल ग्रिड को 8 अरब यूनिट बिजली फराहम की जा चुकी है। वापडा के मुताबिक प्रोजेक्ट से नेशनल ग्रिड को फराहम की जाने वाली बिजली की इस मिकदार की बदौलत 80 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। जुलाई और अक्टूबर 2019 के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब से भारत ने शदीद गोलाबारी की और प्रोजेक्ट पर काम करने वाली चीनी वर्कर्स को उनके तहफ्फुज के पेश नजर प्रोजेक्ट एरिया से निकालना पड़ा। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपनी डिजाइन करदा सलाहियत के मुताबिक ऑपरेशन है। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में वाक़ नीलम झेलम प्रोजेक्ट का 90% हिस्सा ज़ेर जमीन तामीर किया गया है। प्रोजेक्ट के 4 पैदावारी यूनिट हैं और हर यूनिट की पैदावारी सलाहियत 242.25 मेगावाट है। मंसूबे के पहले यूनिट से अप्रैल 2018 में बिजली की पैदावार शुरू हुई थी। चारों यूनिट मुकम्मल और फाल होने के बाद नीलम झेलम प्रोजेक्ट ने 14 अगस्त 2018 को पहली बार अपनी पूरी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक 969 मेगावाट बिजली पैदा की। ये अमर काबिल जिक्र है कि मंसूबे से 9 अप्रैल 2019 को 1040 मेगावाट तक बिजली पैदा की गई। वापडा के मुताबिक आजकल दराए नीलम में हाई फ्लो सीजन की वजह से पानी की मतलूबा मिकदार दस्तयाब है और नीलम झेलम अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक 969 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। लॉकडाउन में मजीद नरमी के बाद बाजार और शॉपिंग मॉल्स पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। हुकूमत की जानिब से ताजिरों को SOPs सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की जा रही हैं। जैन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, बताइएगा क्या SOPs पर अमल दरामद के लिए ताजिर तैयार हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला किया गया है और अब जो शॉपिंग मॉल्स, दुकानें हैं और बाजार हैं उनको हफ्ते में 7 रोज खोलने की इजाज़त दे दी गई है। अगर मेरा कैमरामैन इस वक्त दिखाए आपको तो सुबह का वक्त है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीम ब्लॉक में, जहाँ पे अभी दुकानें खुल रही हैं, लेकिन दुकानें खुलते ही शहरी जो है वो पहुँच गए हैं खरीदारी के लिए, क्योंकि ईद का जोर है, ईद के दिन थोड़े हैं, जिसकी वजह से शहरी बड़ी तादाद में बाजारों, शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। करीम ब्लॉक में देखें तमाम दुकानें जो हैं वो अभी खोली जा रही हैं, कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, लेकिन जो दुकानें खुल चुकी हैं वहाँ पे भी शहरी आ गए हैं और अपने मनपसंद शॉपिंग करें। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको 24 घंटे के लिए खोला जाएगा और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हदायत ये की गई है कि जितने भी SOPs ताजिर बरादरी को दिए गए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में अगर एक दुकानदार पूरी मार्केट में खिलाफ वर्जी करता है SOPs की तो पूरी मार्केट को सील कर दिया जाएगा। इस वक्त SOPs की अगर बात कीजिए तो SOPs के हवाले से ये कहा गया है कि तमाम दुकानदार जो हैं वो फेस मास्क का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ जो ग्राहक उनके पास दुकान में आएंगे उनको भी हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाएगा। SOPs पर अगर अमल नहीं होगा तो पूरी मार्केट सील कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जैन नकवी। भावलपुर में मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की वर्कशॉप में डकैती की वारदात, 20,000 किलो तांबे की तारें चोरी कर ली गई। वर्कशॉप अमला और पुलिस की कारकर्दगी पर सवाली निशान लग गया है। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की भावलपुर में कायम वर्कशॉप से चोरों ने आसानी से 20,000 किलोग्राम कॉपर और दीगर कीमती सामान चोरी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक चोर ट्रक पर सवार होकर आए और 19 से 20 टन वजनी कॉपर लोड करके चलते बने। भावलपुर थाने में नामालूम अफराद और चौकीदार इरफान अली के खिलाफ SDO साबिर कांजू की मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डकैती की इस ड्रामाई वारदात पर शहरियों ने सवालात उठा दिए हैं। शहरियों का कहना है कि बगैर ताला तोड़े और बगैर कोई नकब लगाए इतनी बड़ी डकैती कैसे हो गई।
کیا مقدمہ درج کرانے والا SDO خود ذمہ دار نہیں؟ چوروں کو کس نے بتایا کہ یہاں بڑی مقدار میں کاپر پڑا ہے؟ چوکیدار نے لوڈنگ کے دوران کیوں SDO کو آگاہ نہیں کیا؟ آڈٹ سے پہلے قیمتی سامان کی چوری کیا سوچا سمجھا منصوبہ ہے؟ کیا پولیس کا صرف چوکیدار کو ہی گرفتار کرنا درست ہے؟ شہریوں نے اعلیٰ حکومتی شخصیات سے اس معاملے پر سخت ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے تاکہ ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہو سکے۔ 2 روز قبل کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ہونے والے خوفناک حادثے کی CCTV فوٹیجز منظر عام پر آ چکی ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے سفید پراؤڈو کے ڈرائیور ارسلان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیابان بحریہ میں 2 روز قبل ٹریفک حادثہ ہوا جس کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حادثے کا شکار دونوں گاڑیوں نے انٹرسیکشن پر بریک نہیں لگائی۔ تیز رفتاری کے باعث دونوں گاڑیاں آپس میں زوردار طریقے سے ٹکرائیں۔ CCTV فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پراڈو جیپ کتنی تیز رفتاری سے آ رہی ہے، ہوا میں اڑ کر دوسری سڑک پر آ گری۔ حادثہ جاں بحق اور زخمی ہونے والے دونوں افراد کی تیز رفتاری سے پیش آیا۔ پولیس نے سفید پراڈو کے ڈرائیور ارسلان کو گرفتار کر لیا۔ حادثے میں جاں بحق عمران کی اہلیہ اس وقت بھی ہاسپٹل میں زیر علاج تھی۔ غریب اور سفید پوش افراد کی مدد کے لیے سرچ ٹی وی کی جانب سے شروع کی جانے والی مہم نیکی کی ٹوکری کو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد خوب سراہ رہے ہیں۔ یہ بہت اچھا مرحلہ ہے کہ کورونا وبا کے اس ماحول میں سچ نیوز کی طرف سے جو خدمت کی نیکی کی ٹوکری کی ایک مہم چلا رہے ہیں کہ جس میں لوگ آگے بڑھ کر تعاون کریں اور مستحق لوگ اپنے ضمیر کے مطابق جو ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، تو میں سچ نیوز کے خدمت کے اس میدان میں نیکی کی اس ٹوکری کی مہم کی تعریف بھی کرتا ہوں اور لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کرتا ہوں۔ جو یہ پروگرام ہے نیکی کی ٹوکری کا، یہ بڑا ایک زبردست ہے۔ اس میں ایک غریب آدمی کو جو بھی حسب توفیق اس کو ہے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، اور ہم عام آدمی عوام سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر حصہ لیں۔ اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے سفید پوش لوگوں کے لیے یہ ٹوکری رکھی ہے، ایک نیک عمل کیا ہے اور ان لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جن کے پاس اپنی گنجائش نہیں تھی، حالات کے مطابق وہ انہوں نے ٹوکری رکھی ہے اور اس پر کام ہوا ہے۔ سچ نیوز نے یہ جو نیکی کی ٹوکری کا آغاز کیا ہے، اس سے غریب طبقہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر کوئی 5 روٹیاں لیتے ہیں تو وہ 10 روٹیوں کے تندور والوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ 5 روٹیاں بھائی مجھے دے دو، اور 5 روٹیاں جو ہیں یہ اس ٹوکری میں ڈال دو، اور جو نیڈی آدمی آئے، جو ضرورت مند ہے، وہ وہاں سے بغیر کسی بات کے، وہ اس ٹوکری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہ روٹی لے کے اپنا جو ہے وہ فیڈ کر سکے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی۔ سچ نیوز چینل کی بہت ہی پیاری کاوش نیکی کی ٹوکری، جس سے سفید پوش طبقہ، غربا، مساکین اور مستحق افراد مستفید ہو رہی ہیں، اور میری تمام لوگوں سے اور عوام سے اپیل ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ان کی کاوشوں کو بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نیکی کی ٹوکری جس میں بہت زیادہ سفید پوش طبقہ اور جو مستحق لوگ ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور میری ریکویسٹ ہے جتنے مخیر حضرات ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انہیں سپورٹ کریں تاکہ اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ سچ ٹی وی کی اس بہت اچھی کاوش کو سراہتے ہیں۔ روٹی اسکیم جو انہوں نے شروع کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا، ان لوگوں کا سفید پوش کا جو خرید نہیں سکتے ہیں، لہذا عوام کو چاہیے کہ اس اسکیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس کار خیر میں ثواب بھی کمائیں اور دعائیں بھی لیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے سعودی ہاسپٹل میں خاتون کے معدے سے 2 بالوں کے گچھے برآمد کر لیے۔ خاتون کئی سالوں سے درد شکم میں مبتلا تھی۔ خاتون 20 سال کی عمر سے وقفے سے شدید پیٹ درد کی شکایت کر رہی تھی۔ لاکھ علاج کروائے لیکن تکلیف کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ تکلیف ناقابل برداشت ہونے پر خاتون طائف کے کنگ سعود اسپتال پہنچی، جہاں ماہرین ابتدائی معائنے کے بعد اس بات پر متفق ہوئے کہ خاتون کے پیٹ میں 2 کلو وزنی کوئی چیز ہے، لیکن ہے کیا یہ پتہ نہیں چل سکا، جس کے بعد ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کا آغاز کر دیا۔ خاتون کے پیٹ میں بالوں کا بڑا گچھا دیکھ کر ڈاکٹرز کی ٹیم بھی حیران رہ گئی۔ بالوں کا گچھا خاتون کے پیٹ میں پہنچا کیسے، گتھی سلجھنی ابھی باقی ہے۔
क्रिकेट के बाइबल कहलाए जाने वाले आलमी जरीदे विजडन ने 2000 की दहाई के लिए दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 30 टीम का ऐलान कर दिया। टीम में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल है। आलमी जरीदे ने पाकिस्तान से सिर्फ साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को टीम में शामिल किया है। मज़कूरा टीम में खिलाड़ियों को जनवरी 2000 से दिसंबर 2009 तक उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर शामिल किया गया है। टीम में 4 ऑस्ट्रेलवी, 2 हिंदुस्तानी, 2 जनूबी अफ्रीकी, 2 श्रीलंकन और 1 पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं। जरीदे की जानिब से बनाई गई इस टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग, मेग ग्रॉथ और एडम गिलक्रिस्ट शामिल हैं। भारत के वरिंदर सहवाग और रावल ड्रिविड, जबकि श्रीलंका के सिंगाकारा और मुरलीधरन विजडन की टीम में जगह बना सके हैं। टीम में जनूबी अफ्रीका के ग्रैम स्मिथ और जैक कैलिस भी शामिल हैं। पाकिस्तान से सिर्फ साबिक स्पीड स्टार शुएब अख्तर टीम का हिस्सा हैं। विजडन ने 2019 में साल की बेहतरीन टेस्ट टीम में पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास को शामिल किया था। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर सना मीर को दहाई की विमेन टीम की कप्तान मुकर्रर किया था। अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।